इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्जिया अंजुम रजा के साथ हमारे हाजरीन नाज़रीन सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, 30 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया और हलफ उठाने के बाद फौरन बाद इमिग्रेशन, माहौलियात और टिकटॉक, चाइना से मेरी तकरीबन 47 के करीब एग्जेक्टिव हुक्मनामे और हिदायतनामे जारी कर दिए। ट्रंप की ये दूसरी बार ऐवान इक़्तिदार व्हाइट हाउस में वापसी है। इस सारी सूरत हाल को देखने और इस पे तज्जिया करने के लिए हमने दावत दी है मोहतरम सैयद काशिफ अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। और काशिफ साहब, जैसा मैंने अपने इब्तदाइये में भी बताया, आप ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार संभालने और 47 एग्जेक्टिव ऑर्डर, पहले तो इस पे थोड़ा सा आपका तज्जिया और तबसरा हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस में आना जो अमेरिका की डीप स्टेट है या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, ये उसकी शिकस्त है। क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रंप की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और माजी में जो सारे वाक़यात हुए, कैपिटल हिल में जो वाक़यात उस पर हमला हुआ, ट्रंप के बहुत से जो हामी गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमात चलाए गए जी। और उन्हें सजाएं हुई। तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि वो ट्रंप को इस ओहदे से दूर रखे और दोबारा उसे अमेरिका का सदर ना बनने दे। लेकिन जो ट्रंप की जो अवामी पॉलिसीज थी, जो उन्होंने नारे लगाए थे और जो उनका मंशूर था अमेरिका फर्स्ट की बुनियाद पर, तो उसने जो अमेरिका की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है या डीप स्टेट है उसको नाकाम बनाया है। और इस हवाले से उसमें दो बड़े उन पॉलिसीज में जो इख्तलाफात की वजह ये थी कि ट्रंप जो था वो ज्यादा, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, वो एक ताजिर है, तो उसका ज्यादा फोकस जो था वो तिजारत पर या टैरिफ्स के बढ़ाने पर और तिजारती ताल्लुकात को ममालिक के साथ फ़रोग़ देने पर और इस तरह की चीज़ों से था। वो जंगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। जबकि जो अमेरिका की हिस्टोरिकली जो उसकी डीप स्टेट है, जो उसकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्हें माजी में नियोकॉन्स भी कहा जाता था, नियो कंजर्वेटिव्स, ये वो लोग हैं बुनियादी तौर पर जिन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिन्होंने इससे पहले गल्फ वार जो 90s में लड़ी गई, जिसमें इराक को निशाना बनाया गया, फिर अफगानिस्तान पर, और ये जो दुनिया भर में जो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को कैप्चर किया, तो वो जो थे वो नियो कंजर्वेटिव्स थे। तो ट्रंप ने आकर अमेरिका को पिछली टर्म में भी बहुत सी जंगों से निकाला, अफगानिस्तान से इनखला हो या सीरिया से फौजें कम करना हो या अफगानिस्तान से फौजों को कम करना हो, ये तमाम जो है सदर ट्रंप की पिछली जो टर्म थी, मुद्दत सदारत थी, उसमें ये हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका का जो जिसे आप कहते हैं कि जो उसकी ये जो ऐसी जो उसकी सिक्योरिटी एजेंसियां जो थानेदारी थी अमेरिका जी, की, जो उसकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, वो ट्रंप से नाराज थी। तो ये ट्रंप का आना जो है उनकी शिकस्त है, पहली बात तो ये है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे उन्होंने आते साथ जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स वो पास किए हैं, उसमें एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि उन्होंने फिर जो अमेरिका का अंदरूनी एजेंडा है उस पर ज्यादा फोकस किया है, जिसमें मसलन आप देखें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन, जो अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है जो मैक्सिको के साथ, वहां से जो एंटर होते हैं खासकर, और उसके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त लाइन ली
और उन्होंने फौरन इमरजेंसी नाफिज करने का भी ऐलान किया और उन्होंने उन इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त इकदाम लेने का फैसला किया। इसी तरह अंदरूनी तौर पर उन्होंने टैक्सेस खत्म करने की बात की जी और साथ साथ जो बाइडन ने जो पिछले माजी में जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए थे और उनको उन्होंने नल एंड वाइट बहुत सौ को करार दिया। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया अमेरिका के इंटरनल हवाले से, वो था जो बर्थ पैदाइश राइट के था, साथ यानी जो शहरियत मिल जाता सिटीजनशिप, है। जी, यानी पैदाइश के साथ ही जो अमेरिकी शहरियत का जो हक था जी उसको हाँ भी उन्होंने खत्म किया। यानी अब उनके उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के मुताबिक अब अमेरिका में अगर कोई इलीगल माइग्रेंट मौजूद है फैमिली और उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तो अब तक का जो अमेरिका का कानून था उसके आर्टिकल 14 के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा, चाहे वो गैर कानूनी तारकीन वतन का है या किसी कोई फैमिली वहां पर एज ए विजिटर विजिट कर रही है, जो बच्चा भी अमेरिकी सरजमीन में पैदा होता है तो वो उसे बाय बर्थ अमेरिका की शहरियत मिल जाती है। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया, खैर उसे चैलेंज कर दिया गया है, अदालत 22 अदालत रियासतों ने उसे चैलेंज किया है और उसके साथ साथ इंसानी हकूक के ग्रुप्स ने भी। और कल जो थी सियाटल की एक अदालत ने वहां पर एक फेडरल जज ने फॉर द टाइम बीइंग आर्जी तौर पर उस जो इंतजामी हुक्म था ट्रंप का उसे आइन से मुतसादिम करार देते हुए उसे फॉर द टाइम बीइंग आर्जी तौर पर उस पर अमल दरामद को रोक दिया है। और जज ने ये कहा है कि ये अमेरिका के आइन के जो आर्टिकल 14 है जिसके तहत ये बर्थ राइट दिया गया है सिटीजनशिप का, तो उसके ये मुतसादिम है, तो उस तरह से वो उसको खत्म कर दिया गया। इसी तरह जो बाकी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने पास किए हैं उसमें मसलन आप देखें जो पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया और बहुत से ऐसे जो चीजें थी उससे उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है, जिससे एक चीज वालों को रिहाई का ऑर्डर जो अपने इसके हामी थे, जी बिल्कुल, जो उनके हामियों को कैपिटल हिल वाले मामले में गिरफ्तार और सजाएं दी थी और उन्होंने सदारती हुक्म के तहत तमाम को आम मुआफी दी, उनकी सजाएं खत्म की और उनको रिहाई के ऑर्डर्स पास किए। तो इस तरह से मतलब इससे ये जाहिर होता है कि उनका फोकस जो होगा वो अमेरिका के इंटरनल हवालों से बहुत ज्यादा फोकस होगा। अमेरिका फर्स्ट उनकी पॉलिसी होगी, इस पर वो ज्यादा फोकस करेंगे। दुनिया के अंदर जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो मुख्तलिफ जो वर्ल्ड बॉडीज हैं उनको और शदीद खतरात होंगे, जैसा कि उन्होंने अभी जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट से मुतल्लिक उससे उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया या WHO से ऐलान निकलने का ऐलान किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी अगर आप देखें इंटरनेशनली जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उस हवाले से जो अहम उसमें एग्जेक्टिव ऑर्डर था, इंतजामी हुक्म था, वो होशियों को जो है वो दहशतगर्द तंजीम एक मरतबा फिर करार देना। जो यमन के अंसारुल्लाह है जी हाँ होशी तंजीम है, उसको ट्रंप ने एक मरतबा फिर जी हाँ दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया है। और इसी तरह बाकी आप देखें कि उन्होंने सीज फायर के हवाले से बात की, उसको उन्होंने काफी सराहा कि जो गजा के अंदर सीज फायर हुई है उसका उन्होंने क्रेडिट लिया। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट रिसेंट स्टेटमेंट में भी ये कहा है कि मैं ये चाहूंगा कि मुझे एक पीस मेकर के तौर पर याद रखा जाए। और हम अपनी कामयाबी को उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह जांचेंगे कि हमने कितनी जंगों को खत्म किया है और कितनी जंगें शुरू होने से हमने बचाई है। तो अपेरेंटली ये नजर आता है कि उनका फोकस पीस डील्स पर होगा। वो कोशिश करेंगे अमन कायम करने की और अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए वो करवाने की, डेजिग्नेट करवाने की या नामजद करवाने की वो कोशिश करेंगे। अक्का साहब, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में बताया ट्रंप की जो साबका दौर भी था उसमें जंगें खत्म की और अब भी उसके आने से पहले 1.5 साल पे मुहित गजा में इस्राएली जाहरियत को, यानी यहाँ तक ज़राए अबलाग ने बताया कि नेतन्याहू और उसकी काबीना तैयार नहीं थी, उन पे ये जंग बंदी यानी एक तासुर ये दिया गया।
मुसल्लत की गई और फिर उनमें इसके नुमाइंदों का मौजूद होना। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस सारे सूरत हाल में ट्रंप इंतजामिया गजा के फलस्तीनी मुसलमानों के लिए कोई जैसे रिलीफ का या ऐसा कोई चांस है, या वही इसराइल हलीफ और फलस्तीन कुछ पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगी और अंदाज में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप का दबाव अगर ना होता तो शायद ये अभी जो हालिया गजा में जो सीज फायर हुआ है, जंगबंदी हुई है, ये ना होती। क्योंकि उन्होंने जो कमेंट दिया था कि अगर 20 जनवरी तक ये मुआहदा ना हुआ, जंगबंदी ना हुई, तो ऑल हेल विल ब्रेक। ठीक है, जी तो उन्होंने ये कहा था कि तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये सिर्फ हमास के लिए नहीं थी, उतना ही प्रेशर उन्होंने नेतन्याहू पर भी एग्जर्ट किया, जिसका नतीजा आपने देखा कि उन्होंने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ज्यादातर हमास की शराइत पर इस जंगबंदी को कबूल किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वही मई 2024 वाली डील ही है, जी जिसमें मसलन इसराइल कह रहा था कि हमने मुख्तलिफ जो वहां पर कॉरिडोर्स हैं, रफा क्रॉसिंग वगैरह से हमने इनखला नहीं करना, लेकिन जी अब वो हमास की कंडीशन पर कर रहा है। और अभी तक इसराइली इनखला के बाद माजरत, हमास का वहां पर कंट्रोल है। जहां जी तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कहना कि ट्रंप की जो पॉलिसीज होंगी वो फलस्तीन के हक में होंगी, ऐसा होने नहीं जा रहा। जी ट्रंप बिल्कुल इसराइल नवाज होंगे, वो मुख्तलिफ अंदाज में। उनका माजी की पिछली टर्म में देखें तो उन्होंने इसराइली मफादात के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसमें डील ऑफ द सेंचुरी थी, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान, मराकेश, इन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। फिर उसके साथ साथ जो यरूशलेम पर या कुद्स शरीफ पर इसराइल की सॉवरेनिटी को तस्लीम करना, उसके कैपिटल। जी उसका उसकी सरजमीन के तौर पर उसे तस्लीम करना, उस पर उसकी इसराइल की खुद मुख्तारी तस्लीम करना, गोलान हाइट्स पर जो कि एक मकबूजा इलाका था, वहां पर इसराइल की खुद मुख्तारी तस्लीम करना, और इसी तरह के बाकी इकदाम थे जो कि मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक में थे। और कैपिटल के तौर पर भी यरूशलेम को ट्रंप ने इसराइल के कैपिटल के तौर पर भी तस्लीम किया और अपनी एम्बेसी को भी वहां पर शिफ्ट किया, अमेरिकी एम्बेसी को। जी हाँ, जी और हाँ, डील ऑफ द सेंचुरी सबसे बड़ा उसका इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था जो उन्होंने जी हाँ, की है। और इस वक्त जो इस ट्रंप की इस इंतजामिया के अंदर जो लोग हैं, जी हाँ, अगर उस इंतखाब पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि मुस्तकबिल में क्या होगा। उसमें कम से कम 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो इसराइल के लॉयलिस्ट कहा जा सकता है, जो कि ज़ायनिस्ट एजेंडा के साथ मुकम्मल हम आहंग हैं, या वो खुद ज़ायनिस्ट हैं। उनका अभी आप जो सेक्रेटरी खारजा का इंतखाब चाहे वो मौजूदा सेक्रेटरी डिफेंस हो, चाहे वो मशरिक वस्ता के लिए जो खसूसी अमेरिका के एलची हैं, या CIA के जो डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेशन हैं, जो जिनको अब बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दी गई है। तो इस तरह से मैंने तकरीबन जो उनमें असेस किया था और उनकी पूरी प्रोफाइल्स निकाल कर मैंने स्टडी की है, तो अराउंड 12 ऐसे की पोजीशंस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, जैसे नायब सदर की पोजीशन है, या सेक्रेटरी खारजा जैसे मार्को रूबियो हैं, डिफेंस सेक्रेटरी जो है उनके, मतलब इस तरह की जो इन टॉप जो पोजीशंस हैं इंतजामिया के अंदर, वो सारे इसराइल के लॉयलिस्ट के पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप जो है वो इसराइल के हक में जो है वो अपनी अमेरिका की जो असर रसूख है, अपनी ताकत है, वो उसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, अलबत्ता एक नए अंदाज में। मसलन इस वक्त अच्छा। जो इसराइल ने जंग के मैदान में कुछ ना कुछ अगर उसने हासिल किया है, तो वो उसको उसकी सियासी विक्ट्री में, सियासी फतह में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मसलन वो ये कुछ चाहेंगे कि गजा के अंदर हमास हुकूमत अपनी दोबारा अपना कंट्रोल ना कायम कर सके और वहां पर फतह आ जाए, या अरब ममालिक की कोई एक कठपुतली, उनके हामी एक कठपुतली हुकूमत आ जाए, या उसे मसलन जो फलस्तीनी अथॉरिटी है वो उसे रूल करे।
ताकि इजराइल की को जो सियासी फतह है वो दिलवाई जा सके, जो कि वो मिलिट्री फतह के साथ वो अहदाफ हासिल नहीं कर सका, उसे हासिल करके दिए जाए। उसके बाद जो सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी होगी ट्रंप इंतजामिया की, वो डील ऑफ द सेंचुरी का रिवाइवल है। जी डील जी ऑफ द सेंचुरी जो है वो रिवाइव होने जा रहा है, और उसमें ये सहूनी मीडिया की भी ये खबर है कि जो सबसे पहले ट्रंप चाहेंगे और उनकी इंतजामिया की जो ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो कायम किए जाएं, और वहां पर एक बड़ी डील हो, और उसी डील ऑफ द सेंचुरी के तहत ही सऊदी और जो इजरायली रिलेशन है, सफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनको कायम करवाया जाए, और उससे फिर मुस्लिम ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने का रास्ता खोला जाए, क्योंकि सऊदी जी अरब एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, मकामात मुकद्दसा की वजह से वहां पर लोगों की उसके साथ मोहब्बत है, उसकी तरफ वो देखते हैं। तो जब सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा तो फिर दीगर इस्लामी ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, बड़े बड़े ममालिक को यह कहा जाएगा कि क्योंकि अब सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है तो अब आप भी इसराइल को तस्लीम करें। अलबत्ता जो सऊदी मौकफ है, सऊदी अरब ने इसराइल को यह कहा है कि जब तक फलस्तीन का कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं निकलता तो उस वक्त तक हम आपके साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। और उसमें सऊदी अरब ने अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस, जो मुस्लिम वर्ल्ड ओवरऑल है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इसराइल को यह भी ऑप्शन दिया कि आप कम से कम जुबानी जमा खाशमियान की हद तक आप कमिटमेंट कर दें कि हाँ, हम एक फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं और किसी मुनासिब वक्त पर इस फलस्तीनी रियासत भी कायम की जाएगी। तो जी सऊदी अरब ने यह भी मुतअद्दिद दफा इसराइल को कहा है कि आप इतनी अगर कमिटमेंट कर लें, वर्बली कमिट कर लें, तो हम फिर भी आपके साथ तस्लीम कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि सऊदी और इसराइल के साथ भी इसराइल के मामला आपस में तय हो चुके हैं। सऊदी जी अरब सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि जिस वक्त वो ऐसे मौके पर इसराइल को तस्लीम करे जिससे मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रद्दअमल सख्त ना आए उसके खिलाफ। तो वो सिर्फ उस मुनासिब मौके का इंतजार करे। तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे, गजा के अंदर सीज फायर होगा, फलस्तीनियों के साथ मामला थोड़े से बेहतर होंगे, तो फिर ये डील जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा काशिफ साहब, जैसे आपने शुरू में बताया कि डील ऑफ द सेंचुरी का रिवाइवल है, मैं एक और पहलू जरूर जानना चाहूंगा कि ट्रंप इंतजामिया के ताल्लुक फलस्तीन का कजिया, इसके अलावा मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम हुक्मरान और खसूसियत के साथ इस्लामी जमहूरी ईरान का जो इस वक्त स्टांस है इस पूरे मंजरनामे में, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर ईरान के हवाले से देखा जाए तो ईरान के साथ अभी रिसेंटली जो ट्रंप ने एक बयान दिया है, जी कल ही की बात है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अच्छा होगा कि अगर इसराइल और ईरान का जो है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसराइल ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक ना करे, और हम इसका कोई सिफाती हल निकाल लें जो ईरान का जोहरी प्रोग्राम है। तो जी इससे बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग के बजाय एक और मुआहदा किया जाए, और उस मुआहदे में ट्रंप इंतजामिया उन शराइत को वो बनवाने की कोशिश करेगी जिसमें मसलन जो इसकी यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उसे 5% पर लाना। इस वक्त ईरान 60% पर इनरिच कर रहा है यूरेनियम को, और 90% पर जो होती है वो मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम होता है जो कि अच्छा वेपन्स के अंदर यूज होता है। तो ट्रंप इंतजामिया ये चाहेगी कि ईरान और इसराइल की डायरेक्ट वार ना हो, बल्कि एक मुआहदे के जरिए से इस मामले को हल किया जाए। और मुमकिन तौर पर ये इस चीज का इम्कान मौजूद है कि एलोन मस्क के जरिए से और कुछ और लोगों के जरिए से बिहाइंड द सीन, इस वक्त बिहाइंड द डोर जो है वो खामोशी के साथ अमेरिका और ईरान के जो आपस में इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं या रवाबित हैं वो भी हो रहे हैं। तो ईरान के हवाले से तो ये इम्कान है कि वो डील करने की कोशिश करेंगे। और ईरान ने भी आप देखें तो बड़ी अच्छी रिसेंटली जो है उन्होंने मैसेजिंग की है। उन्होंने भी ट्रंप इंतजामिया को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि अगर वो रेशनैलिटी के साथ एक मंतकी अंदाज में अगर वो चले तो जो मामलात हैं उन्हें गुफ्त शनीद के साथ हल किया जा सकता है।
तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ट्रंप जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पे याद रखना चाहता हूं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ट्रंप जो है इस खित्ते में बड़ी जंगें खत्म करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो सहूनियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी टीम के अंदर जो मेजॉरिटी है, जो टॉप स्लॉट्स पर बैठे हुए लोग हैं, टॉप पोर्टफोलियो जिनके पास हैं, वो सारे इसराइल नवाज हैं, वो सारे सहूनी है। तो बहर सूरत चाहे वो जंग का ऑप्शन अडॉप्ट करें या चाहे मजाकरात का और सफारती ऑप्शन वो यूज करें, हर सूरत वो इसराइल को फायदा देने की कोशिश करेंगे। अच्छा कश्यप, एक बड़ा अहम और शायद आखिरी सवाल भी हो, आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में बताया कि ट्रंप की जीत अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट की शिकस्त है। क्या अगले 4 साल ये डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को अपना जो वो एजेंडा बयान कर रहा है उसे मुकम्मल करने का मौका देगी, या आप कोई ऐसी मंजरनामा देख रहे हैं कि जिसमें के लिए बहुत सी मुश्किलात हों? देखिए, अमेरिका की डीप स्टेट और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एक बुनियादी फर्क है जी कि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पावरफुल होने के बावजूद भी वो जो कुछ भी अपनी ताकत का वो इस्तेमाल करती है, वो उस आईनी दायराकार के अंदर रहते हुए वो करती है, एक्स्ट्रा उस ताकत को कॉन्स्टिट्यूशनल कोई? एक्सरसाइज करती है, अच्छा क्योंकि उसके लिए लाजिम है वहां पर आप आइन नहीं कर सकते, आप वहां पर आइन को पाल नहीं कर सकते, वहां पर आप आइन को हेल्ड इन अबाइंस नहीं कर सकते, उसे मुअत्तल नहीं कर सकते, उसे पांव तले नहीं रोन सकते, या आप अदालतों को वहां पर आप मैन्यूवरिंग नहीं कर सकते जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर होता है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट होती है वो तमाम चीजों को रोंद के, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन, आइन कानून को पामाल करते हुए वो सारी चीजें करके, हत्ता कि उन्हें अगर मुंतखब हुकूमतों को घर भेजना पड़े और फौजी हुकूमतें वहां पर मुसल्लत करना पड़े, तो वो उससे भी गुरेज नहीं करती। लेकिन अमेरिका के अंदर आप ऐसा कर नहीं सकते। जी यही वजह है कि आप देखें कि अगर उन्होंने अमेरिका के मुखालिफिन के खिलाफ भी अगर कोई गैर कानूनी काम करना चाहा, तो वो अमेरिकी सरजमीन पर उन्होंने किया। ये देखिए, अबू गरैब जेल या ग्वांतानामो बे में ये तमाम जेलें बनाने का क्या मकसद था? इस वजह से कि वो अपनी सरजमीन पर अपने बनाए हुए कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। तो ट्रंप के अगेंस्ट जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जितनी पावरफुल हो, उसको उसी आइन के अंदर रहते हुए, आइनी हदूद और कयूद जो बयान कर दी गई हैं, उसी के अंदर रहते हुए काम करना होगा। और यही जो मगरबी ममालिक है, अमेरिका है, उसकी एक किस्म की ये स्ट्रेंथ भी है। वहां पर रूल ऑफ लॉ का होना इंटरनली, बेशक वो फॉरेन पॉलिसी के मैदान में वो बाहर उन्होंने जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े हैं, लोगों को, अकवाम को तख्त ताराज किया है, उन पर कब्जे किए हैं, तबाह बर्बाद किया है, लाखों अफराद का कत्ल किया है। लेकिन जब उनके अपने ममालिक की बात आती है तो उन्हें जो बाय द बुक जाना पड़ता है, रूल ऑफ लॉ की बात में, और आइन और कानून को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो डीप स्टेट है अमेरिका की, चाहे वो जितना भी जो भी कुछ करना चाहे, वो ट्रंप को हटा नहीं सकेगी। बल्कि ट्रंप अब आगे जाकर बहुत से रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। वो इन जगहों पर वो अपने हामी अफराद को लेके आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी, FBI के अंदर भी। बल्कि उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जिससे अमेरिका रिस्ट्रक्चरिंग होगी इन डिपार्टमेंट्स की। उन्होंने गवर्नमेंट एफिशिएंसी का एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो उसमें वो यही चाहेंगे कि जो अमेरिकी डीप स्टेट में, खासकर जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जो इदारों के साबका लोग या मौजूदा लोग जहां जहां बैठे हुए, ट्रंप उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अमेरिका के अंदर एक सर जंग जरूर होगी। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो है वो एक मुंतखब सदर है, तो डीप स्टेट मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ जो है वो कामयाब हो सकेगी। क्योंकि अगर वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती कि वो आइन से भी मावरा कोई काम कर सकती, तो फिर वो ट्रंप को आने से ही रोक लेती, वो कामयाब हो जाती। लेकिन ट्रंप का जी एक दफा फिर सदर बनना इस चीज को जाहिर करता है, इस चीज को ये साबित करता है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ है। तो जी और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है एक लिमिटेड एक दायराकार के अंदर रहते हुए अपना जो असर रसूख है उससे तो एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन आइन और कानून को पामाल नहीं कर सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट या जो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप के खिलाफ कामयाब हो सकेगी या कोई काम करने का वो कोशिश करेगी।
अच्छा काई साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो हमारे दुनिया भर में पाकिस्तानी नाजरीन के लिए बड़ा अहम है कि सुना ये जा रहा था कि ट्रंप अपनी पहली तकरीर में कोई पाकिस्तान के हवाले से भी कोई ऐलान करेंगे या कोई बात करेंगे। क्या कुछ ऐसा था या बस सिर्फ हवाइयाँ उड़ रही थी या देखिए, जी। अगर अगर तो आपका इशारा अपोजिशन लीडर इमरान खान की रिलीफ से मुतालिक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा आगे भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होता है, रियासत का रियासत के साथ ताल्लुक होता है, जी, जी। और उसमें मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो उनको पॉलिसीज के हवाले से गाइड करते हैं, इंतजामिया को भी, प्रेसिडेंट को भी। तो ऐसा नहीं होता कि वो आते साथ ही अपनी तमाम पिछली पॉलिसीज को या वो सेटिस्फाइड करेंगे और अपना कोई, तो कोई ऐसी आउट ऑफ वे जो है रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। जो भी होगा वो रियासत के साथ जो ताल्लुक है उसके अंदर रहते हुए, अगर कोई इमरान खान की स्ट्रॉन्ग लॉबिंग के साथ कुछ हो गया तो थोड़ा बहुत वो मिल सकता है, लेकिन कोई ऐसे बड़े ब्रेक थ्रू की फिलहाल उम्मीद नहीं है। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का है, तो वो जरूरत की बुनियाद पर होते हैं। अमेरिका को जब जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान के ज्यादा करीब आ जाता है, और अदर उसका जो इस रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक उसका पार्टनर है उसने भारत को करार दिया हुआ है। तो अगर हमारी उसको खिते में जरूरत होगी तो फिर अमेरिका हमें एंगेज करेगा। ट्रांजैक्शनल नेचर होती है हमारे आपस के जो दो तरफा ताल्लुकात की, और उस मकसद के बाद वो ताल्लुक दोबारा जो है उसमें वो शद्दुमद और वो शिद्दत बाकी नहीं रहती। तो अच्छा, इसी तरह ही पाकिस्तान और अमेरिका के। एक पहलू जी इस सवाल में ये भी पोशीदा था कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने बहुत सी पाबंदियां लगाई थी बाइडेन इंतजामिया ने, तो क्या ये कहेंगी या इस पे भी कोई नजर, जैसे पाकिस्तानी वहां लॉबिंग कर रहे हैं, हमारे वजीर दाखिला मौजूद हैं, दीगर, कोई उम्मीद है कि इस हवाले से कुछ बेहतर सूरत हाल मेरा बनेगी? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका को किसी बड़े मकसद के लिए रीजन के अंदर उसकी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और अच्छा। हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान की जब भी उसे जरूरत खत्म हो जाती है तो फिर वो प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू, मुख्तलिफ कवानीन के थ्रू जो है, मसला आपने देखा होगा सोवियत यूनियन के साथ जैसी जंग खत्म हुई तो उसके बाद फौरन उन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियां बढ़ा दी। फिर जी। उन्होंने वार ऑन टेरर शुरू की, तो फिर वो सारी पाबंदियां खत्म हो गई और पाकिस्तान को अपना एलाई करार दिया। फिर वो पाबंदियां जैसे खत्म हुई तो कैरी लुगर बिल आ गया, फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां। तो अमेरिका हमेशा यही करता रहा कि जब उसका अपना मफाद होता है तो वो पाकिस्तान के ज्यादा करीब आ जाता है, जब उसका मफाद खत्म हो जाता है तो वो फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देता है। तो इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान से कोई बड़ा मफाद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये पाबंदियां इस चीज का हमारी ये कर सकती हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से कुछ डिमांड किया जा रहा है जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, जिसका पाकिस्तान इनकार कर रहा है मुमकिन तौर पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर ये पाबंदियां जो है वो आयद की जा रही हैं। तो मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई गैर गैर मामूली गर्मजोशी जो है वो उसके आने का कोई इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। मैं अपने हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन, आप हमारा प्रोग्राम इस्लाम टाइम की वेबसाइट, हमारे अपारात, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाज़िएगा। मैं काशी साहब आपका बहुत ममनून, इंशाअल्लाह आपसे आइंदा भी हम इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।